वेलकम टू अवधि क्लासेस। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत खेल चिकित्सीय शास्त्र स्पोर्ट्स मेडिसिन का टॉपिक चल रहा है, जिसमें पहला प्रश्न है हमारा, स्पोर्ट्स मेडिसिन नामक शब्द कब आया, यानी कि खेल चिकित्सीय शास्त्र का उपयोग कब किया गया या फिर इनका नाम कब लिया गया। तो इन्हें जो है स्पोर्ट्स मेडिसिन की जो शुरुआत माना जाता है वो माना जाता है 1928 शीतकालीन ओलंपिक में। 1928 शीतकालीन ओलंपिक में स्पोर्ट्स मेडिसिन नामक शब्द आया। स्पोर्ट्स मेडिसिन नामक जो शब्द है 1928 शीतकालीन ओलंपिक में इसकी शुरुआत हुई। अगला है FIMS का फुल फॉर्म क्या है। FIMS, F फेडरेशन इंटरनेशनल, D मेडिको स्पोर्टिव। इसको आपको याद करना है, फेडरेशन इंटरनेशनल, डी मेडिको स्पोर्टिव, है ना। F फेडरेशन, I इंटरनेशनल, D मेडिको स्पोर्टिव। ठीक है, ये हुआ आपका FIMS का फुल फॉर्म। किस ओलंपिक खेलों से डोप टेस्ट शुरू किया गया है। जो डोप टेस्ट की जो प्रक्रिया है ना, वो शुरू किया गया 1968 मैक्सिको में। 1968 मैक्सिको ओलंपिक में। मैक्सिको ओलंपिक में डोप टेस्ट का प्रारंभ शुरू किया गया, यानी कि प्रारंभ किया गया है ना। डोप टेस्ट कब से शुरू हुआ? 1968 मैक्सिको ओलंपिक से। आगे देखते हैं, किस ओलंपिक में डोपिंग का पहला केस पाया गया। तो पहला केस जो पाया गया था डोपिंग का, वो 1960 रोम में। 1960 रोम में डोपिंग का पहला केस पाया गया था, है ना। पहला केस कब पाया गया था? 1960 रोम में। डोपिंग का पहला केस 1960 रोम में। IASM का फुल फॉर्म। IASM, इसको इसके पहले भी बताए थे कि यहाँ पर इंटरनेशनल एसोसिएशन स्पोर्ट्स मेडिसिन। IASM का फुल फॉर्म जो होगा इंटरनेशनल, I से A से एसोसिएशन, S से स्पोर्ट्स, M से मेडिसिन, इंटरनेशनल एसोसिएशन स्पोर्ट्स मेडिसिन। ठीक है, आगे देखते हैं, एथलेटिक ट्राइएंगल से क्या तात्पर्य है। एथलेटिक ट्राइएंगल से क्या तात्पर्य है? जो ट्राइएंगल होता है ना, वो कोच और पेरेंट्स से जुड़ा होता है। कोच और पेरेंट्स, है ना। कोच, एथलीट, कोच तथा पेरेंट्स, यानी कि इसमें ट्राइएंगल, यानी कि जो है ट्राइएंगल बन रहा है एक, यानी कि 3 लोग आ रहे हैं ना इसमें। तो कैसे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके एथलीट हो गए, है ना, और यहाँ पे कोच और यहाँ पे पेरेंट्स। तो ये तीनों मिलाकर ट्राइएंगल बनते हैं। ठीक है, एथलीट ट्राइएंगल इसी को कहते हैं, जिसमें एथलीट हो, उनका कोच हो और उनके पेरेंट्स हो। आगे देखते हैं, किसी एक की खिलाड़ी की अगर हृदय गति नापनी है तो कैसे नापी जाएगी। अगर खिलाड़ी की हृदय गति मापनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, पहले 6 सेकंड का हृदय गति निकाल कर उसको 10 से गुणा कर दी जाती है। यानी कि अगर 6 सेकंड में आपका जो है लगभग 7 बार, है ना, 7 बार अगर हृदय की गति है, तो 7 में 10 का गुणा कर देंगे तो 70 हो जाएगा। तो हृदय गति कितना हुआ? 70 का हुआ। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये सही है, पहले 6 सेकंड का हृदय गति निकालेंगे, उसमें 10 से गुणा कर देंगे तो उसका हृदय गति निकल जाएगा, है ना। अगला देखते हैं, प्रश्न है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितने सेंटीग्रेड होते हैं। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितने सेंटीग्रेड होंगे। तो इनको हम सेंटीग्रेड में जब बदल देंगे तो जो है क्या हो जाएगा, 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम आपको व्हाइट बोर्ड पर पूरा डिटेल्स में बताएंगे, है ना, कैसे बदलते हैं फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड पे। इसे हम आपको व्हाइट बोर्ड पर पूरा अच्छी तरीके से बताएंगे डिस्क्रिप्शन में, है ना। अगला है, अवधि के आधार पर चोटों को कितने प्रकार से बांटा गया है। अवधि के आधार पर, अगर अवधि के आधार पर देखा जाए तो चोटों को कितने प्रकार से बांटा गया है? 3 प्रकार से, है ना। 3 प्रकार के चोटों को अवधि के आधार पर बांटा गया है। ठीक है, चोटों को कितने प्रकार से? 3 प्रकार अवधि के आधार पर, समय के आधार पर चोटों को 3 भागों में बांटा गया है। अब अगर प्रकृति के आधार पर देखा जाए
प्रकृति के आधार पर देखा जाए तो चोटों को सिर्फ दो भागों में बांटा गया है। इसके पहले बताया गया था कि अगर प्रकृति के आधार पर देखा जाए तो चोटों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? प्रकृति के आधार पर दो भागों में, अवधि के आधार पर तीन भागों में। अगला है, खेल के दौरान चोटों से बचने के सिद्धांतों में सबसे अहम सिद्धांत कौन सा है? अगर इसके पहले मैं बताया था जो है कि अगर आपका जो फिटनेस है अगर बिल्कुल परफेक्ट है ना, वार्म अप आप करोगे, खेल के पहले आप वार्म अप करोगे, है ना। वार्मिंग अप करने के बाद आपका अगर फिटनेस ज़बरदस्त का है तो जो बचने का सिद्धांत है उसमें सबसे पहले आएगा फिटनेस। क्या आएगा? फिटनेस। आपका फिटनेस ज़बरदस्त का होना चाहिए। अगला है, खेल के दौरान चोट लगने पर उपचार के रूप में रूल ऑफ थंब किसे कहा जाता है? रूल ऑफ थंब क्या है? रूल ऑफ थंब जो है किसे कहा जाता है? तो हमें क्या हम देखने हैं, राइस जो है ना, राइस क्या है? राइस। ये जो है हमारा रेस्ट फिर आइस है ना। इसके पहले भी इसको पूरा डिटेल्स में बताया गया था कि राइस क्या है ना। तो पहले हम रेस्ट कराएंगे, फिर बर्फ देंगे, फिर उनको जो है पैर एक थोड़ा सा आराम देंगे, है ना। प्रेस करना होता है ना, प्रेस करेंगे, फिर ये प्रेस करेंगे, मतलब कि जो है उसको उसी भाग को जहाँ पर चोट लगा है उसको हृदय से ऊपर उठाएंगे, है ना। तो रूल ऑफ थंब क्या है? राइस है। ठीक है, राइस चावल मत सोच लेना, वो राइस चावल वाला नहीं है, ये राइस यहाँ पे थेरेपी है। चोट लगे अंग पर सूजन व दर्द कम करने के लिए जो बैंडेज बांधा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जब भी चोट लग जाती है किसी व्यक्ति को, किसी खिलाड़ी को, तो वहाँ पर सूजन और दर्द को कम करने के लिए हम लोग टॉर्निक बैंडेज का उपयोग करते हैं। कौन सा बैंडेज? टॉर्निक बैंडेज का उपयोग करते हैं जब सूजन कम करना होता है और दर्द को कम करना होता है। ठीक है। डायफ्राम मांसपेशी में अगर क्रैम्प आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? अगर डायफ्राम में जो है क्रैम्प आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? वो स्ट्रेचेस होता है। क्या होता है? स्ट्रेचेस। वो स्ट्रेचेस होगा, है ना। डायफ्राम में अगर मांसपेशी में अगर क्या आ जाए? क्रैम्प आ जाए, डायफ्राम क्रैम्प, है ना। इसमें अगर डायफ्राम में जो है क्रैम्प आता है तो वो स्ट्रेचेस होगा। क्या होगा? स्ट्रेचेस। ठीक है। अगला देखते हैं, एक खिलाड़ी को दौड़ते वक्त अचानक पेट के ऊपरी हिस्सा में तीखा दर्द हो। इसके पहले भी बताया गया था कि ये क्या होता है? स्ट्रेचेस होता है ना। क्या होता है? स्ट्रेचेस होता है ना। जब भी खिलाड़ी के गेम खेलते समय अगर उसके पेट के ऊपरी भाग में तीखा दर्द शुरू हो जाए तो वो स्ट्रेचेस होता है। ठीक है। कहा जा रहा है कि स्ट्रेन किसे कहते हैं? स्ट्रेन किसे कहते हैं? तो स्ट्रेन और स्प्रेन ये दो होते हैं। और स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन जो है मांसपेशी तथा टेंडन की वह चोट होती है जो कि अचानक से अत्यधिक खिंच जाए या फिर टूट जाए। तो स्ट्रेन वह है जो खिंचाव या टूटने से जो है मांसपेशी टेंडन की चोट है। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन क्या है? मांसपेशी या फिर टेंडन की चोट है। स्ट्रेन टेंडन की चोट है। ठीक है। मांसपेशी तथा मांसपेशियों के समूह के तंतु का अनैच्छिक रूप से संकुचित होना क्या कहलाता है? अगर जो मांसपेशियों का समूह है अनैच्छिक रूप से संकुचित हो रहा है तो उसे आप कहोगे क्रैम्प हो गया। क्या हो गया? क्रैम्प हो गया, है ना। क्या हो गया? क्रैम्प हो गया। अगर मांसपेशियों का समूह जो है अनैच्छिक रूप से संकुचित हो रहा है तो उसको आप किस नाम से बोलेंगे कि वह क्या हो गया? क्रैम्प हो गया ना। आगे देखते हैं, मांसपेशी या टेंडन की वह चोट जिसमें मांसपेशी या टेंडन अधिक बल के साथ खींच जाए। अधिक बल के साथ खींच जा रहा है तो वो मांसपेशी को क्या कहते हैं? मसल्स कहते हैं। और खींचना किसको कहते हैं? पुल कहते हैं। तो मसल्स पुल हो गया। मसल्स क्या हो गया? पुल हो गया, यानी तो खींच गया। मसल्स पुल्स कहेंगे उसको, है ना। अगर टेंडन या मांसपेशी अधिक बल के साथ खींच जाती है तो उसे हम मसल पुल कहेंगे। क्या कहेंगे? मसल पुल। ठीक है। आगे देखते हैं, लिगामेंट के अपनी अधिकतम सीमा से अधिक खींच जाना, यानी कि लिगामेंट की एक सीमा होती है कि वहाँ तक आप अगर उसमें तनाव डाल रहे हैं तो वो फैल सकता है, लेकिन उससे अधिक खींच जाता है या फिर लिगामेंट टूट जाता है
तो उसे हम कहते हैं स्प्रेन। क्या कहते हैं? स्प्रेन, है ना। उसे हम स्प्रेन कहते हैं। अगर लिगामेंट अपनी जगह से हट जाए या फिर खिंच जाए तो उसे हम कहेंगे स्प्रेन। ठीक है। टेंडन के तंतु, जिसको हम फाइब्रस कहते हैं, टेंडन के तंतु के अचानक खिंच जाने के कारण उसमें सूजन आने को क्या कहते हैं? यानी कि अगर टेंडन खिंच जाए, किसी कारणवश जो है टेंडन खिंच जाता है और उसमें सूजन आ जाता है, तो उसे हम किस नाम से पुकारेंगे? तो उसी को हम कहते हैं, टेंडन में अगर जो है खिंचाव हो रहा है तो उसको टेंडनाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडनाइटिस। साधारण शब्दों में सिर्फ हमको इतना याद रखना है कि अगर टेंडन में कोई भी खिंचाव होता है, सूजन आती है, तो उसे हम टेंडनाइटिस कहेंगे। क्या कहेंगे? टेंडनाइटिस। ठीक है। खेल के दौरान किसी से टकरा जाने पर, खेल के दौरान किसी से टकरा जाने पर या किसी उपकरण के जोर से प्रहार से मांसपेशी में सूजन तथा रक्त के जम जाने को, अच्छा, कहीं पे कभी कभी हमको ऐसा चोट लगता है जहाँ पर हमारे अंदर देखो क्या होता है कि, है ना, इसमें जो है एक वो बन जाता है, कैसे, क्या कहते हैं उसको आप? गुम्बड़ कहते हैं ना, क्योंकि गुम्बड़ निकल आया। हाँ, सर में अक्सर ये होता है। अगर सर में आपको चोट लगती है तो वो ज़्यादा होता है, बाकी और सब जगह भी होता है लेकिन कम होता है। सर में ज़्यादा गुम्बड़ निकलने के चांस रहते हैं। कंट्यूजन जिसको कहते हो ना, कंट्यूजन जिसको आप कहते हो कि जब भी खेल के दौरान किसी चीज़ से लग जाए या फिर, हाँ, और या फिर जो है वहाँ पे खून जम जाए, तो उसको आप कहते हो गुम्बड़ या फिर कंट्यूजन। इसको आप नहीं भूलिएगा। ठीक है। जब भी खून जम जाए तो सूजन, और खून जम जाए तो वहाँ पे क्या होगा? गुम्बड़ होगा। चोट की वह, है ना, जोड़ की वह चोट जिसमें कोई हड्डी यानी कि जॉइंट के पूर्व स्थिति से अलग हो जाए, वही कहा जाएगा कि अगर भाई आप अपने जगह से अलग होते हो तो आप डिसलोकेशन हो गए। क्या हो गए? डिसलोकेटेड हो गए, है ना। अपनी जगह से अगर आप हट रहे हो, कोई भी हड्डी है अगर अपनी जगह से हट रही है तो वो डिसलोकेशन हो गया, यानी कि अपने लोकेशन से हट गया, है ना, डिसलोकेशन। ठीक है। वो क्या हो गया? डिसलोकेटेड हो गया। अक्सर देखो आप बॉल एंड सॉकेट में इसको ज़्यादा देखोगे, ये जो है ना ह्यूमरस के पास बॉल एंड सॉकेट में इसको ज़्यादा देखोगे, क्या? डिसलोकेशन, है ना। आगे देखते हैं। ज्वाइंट के साइनोवियल नामक तरल पदार्थ, हाँ, हर एक ज्वाइंट में आपको साइनोवियल द्रव्य मिलेगा। क्या मिलेगा? साइनोवियल नामक द्रव्य मिलेगा। ठीक है। भारी स्थान के पास सूजन आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? है ना। अगर जैसे आपका घुटना है ना, हर जगह जहाँ पे आप जो है जॉइंट देखते हो वहाँ पर, है ना, फ्री मूवेबल जॉइंट जहाँ पर भी है वो वहाँ पर साइनोवियल नामक द्रव्य भरा हुआ होता है। तो अगर वहाँ पे सूजन आ जाए तो आप उसको किस नाम से बुलाओगे? तो वो साइनोवियल है, तो साइनोवियल में अगर सूजन आ रहा है तो उसको हम कहेंगे साइनोवाइटिस। साइनोवाइटिस, है ना, साइनोवाइटिस कहेंगे उसको, क्योंकि वो साइनोवियल है और यहाँ पे साइनोवाइटिस हो जाएगा। ठीक है। तो वो हो गया साइनोवाइटिस। आगे देखते हैं। किसी हड्डी की पूरी तरह अथवा अधूरे रूप से टूट जाने को क्या कहते हैं? अगर कोई हड्डी हल्का सा उसमें क्रैम्प आ गया, है ना, या फिर पूरा टूट जाए, बाहर निकल जाए, है ना, बाहर निकलने का तात्पर्य है कि हड्डी हड्डी से छोड़ दे। ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं फ्रैक्चर। क्या कहते हैं? फ्रैक्चर हो गया, है ना। फ्रैक्चर या फिर टूटे और या फिर पूरी तरह से टूट जाए, है ना, उसी को हम क्या कहेंगे? फ्रैक्चर कहेंगे। शरीर के किसी हिस्से में रक्त के जम जाने को क्या कहते हैं? अगर किसी कारणवश शरीर में जो है खून जम रहा है ना, है ना, क्या हो रहा है? रक्त जम जा रहा है, या फिर किसी कारणवश जो है अगर रक्त जम गया है, उसी को हम कहते हैं हेमाटोमा। हेमाटोमा, है ना, उसको क्या कहते हैं? हेमाटोमा, है ना। यानी कि अगर रक्त जम गया है तो उसको क्या कहोगे कि ये हेमाटोमा, मतलब कि हे इसको मम्मी इसको टच करो, है ना। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल याद करने के लिए बता रहे हैं, तो रक्त का जमना जो है वो होता है हेमाटोमा। ठीक है। हेमाटोमा। चमड़ी या मांसपेशियों का कट जाना क्या कहलाता है? चमड़ी या मांसपेशी का कट जाना। अगर चमड़ी कट रही है ना, चमड़ी कट रही है या फिर मांसपेशी कट रहा है तो उसको हम कहेंगे लेक्रेशन। लेक्रेशन क्या कहेंगे? लेक्रेशन, है ना। और एब्रेशन क्या होता है?
लैक्रेशन। अच्छा, चमड़ी अगर छिल जाए वही एब्रेशन है ना। और चमड़ी और मांसपेशी का कट जाना क्या है? लैक्रेशन है। क्या है? लैक्रेशन। आगे चलते हैं। चमड़ी पर रगड़ लग जाने को क्या कहते हैं? अगर चमड़ी पर रगड़ लग जाए, देखिए आ गया ना वो, है ना। चमड़ी पर अगर रगड़ लग जाती है तो उसको हम कहते हैं एब्रेशन। क्या कहते हैं? एब्रेशन। अगर चमड़ी पर रगड़ लग रही है ना, घिस जाती है ना कभी कभी, देखिए दीवार से या फिर किसी वस्तु से रगड़ खा जाती है तो ऊपर की चमड़ी थोड़ी सी छिल जाती है, उसी को हम कहते हैं एब्रेशन। क्या कहते हैं? एब्रेशन। आगे देखते हैं। चोट के पश्चात पुनः स्थापन में पुनः अनुकूलन सिद्धांतों में SAID से क्या तात्पर्य है? अब इसको ध्यान से देखना है हमें कि SAID, एस फॉर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक है ना, एस फॉर स्पेसिफिक। उसके बाद आता है ए फॉर एडॉप्शन, एडॉप्शन है ना, एस फॉर स्पेसिफिक और ए फॉर एडॉप्शन। टू इम्पोज डिमांड, टू इम्पोज डिमांड्स है ना, स्पेसिफिक, एडॉप्शन, टू इम्पोज डिमांड, ये होता है SAID से तात्पर्य। ठीक है। WADA का फुल फॉर्म क्या है? WADA, इसको आप क्या कहते हो? वाडा। क्या कहते हो? वाडा है ना। तो वाडा का फुल फॉर्म है, क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और ऐसे ही होता है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, है ना। वाडा और नाडा, है ना, वाडा और नाडा ये हैं। ऐसी प्रणाली जिसके माध्यम से खिलाड़ी कुछ विशेष दवाओं का सेवन कर अपने प्रदर्शन को बेहतरीन करने का प्रयास करता है ना, तो वही है डोपिंग। क्या है? डोपिंग। डोपिंग में वही पकड़ा जाता है जिसके शरीर के अंदर जो है कुछ अलग प्रभाव मिले या फिर कुछ अलग जो है ऊर्जा, एनर्जी जुड़ी हुई मिले, तो उसको हम पकड़ लेते हैं। कैसे? डोपिंग के द्वारा, कि वह डोपिंग किया हुआ है किसके लिए? और अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। अगला है, डोपिंग के परीक्षण के लिए शरीर के किस चीज़ का नमूना लिया जाता है? डोपिंग के परीक्षण के लिए, तो इसके पहले भी बताए थे कि मूत्र का नमूना लिया जाता है। किसका? मूत्र का नमूना लिया जाता है। और अगर देखा जाए तो रक्त का भी लिया जाता है, बालों का भी, है ना, बालों का भी, रक्त का भी, मूत्र का भी, इन सभी का डोपिंग परीक्षण के लिए लिया जाता है। लेकिन अक्सर जो है मूत्र का नमूना लिया जाता है डोपिंग टेस्ट के लिए। हम इसको मूत्र ही लगाएंगे। उस फ्रैक्चर को क्या कहते हैं जिसमें हड्डी टूटने के साथ साथ शरीर के आंतरिक मुलायम अंगों को भी क्षति पहुंचती है ना। अगर एक हड्डी टूट जाती है, हड्डी टूट रही है, तो टूट कर क्या करे, जो है आपके हार्ट में, फेफड़े में या फिर किडनी में, कहीं पे भी जाके वो धंस जाए, है ना, तो उसी को हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं जटिल अस्थिभ्रंश। जटिल अस्थिभ्रंश यानी कि जो हड्डी टूटी है वो जटिल तरीके से है ना। जटिल तब बन गई जब वो जो है शरीर के आंतरिक मुलायम अंगों में क्षति पहुंचा दी। वे साधन, वह प्रक्रिया जिसमें खिलाड़ी की क्षमता एवं प्रदर्शन में सुधार होता है, उसी को हम कहते हैं एर्गोजेनिक एड्स। एर्गोजेनिक एड्स वही होता है जो क्षमता एवं प्रदर्शन में सुधार लाए। ऐसी प्रक्रिया जो क्षमता और प्रदर्शन में सुधार लाए, वह प्रक्रिया क्या है? एर्गोजेनिक एड्स है ना। आगे देखते हैं। वह कौन सा अस्थि भंग होता है जिसमें हड्डी टूटती नहीं बल्कि मुड़ जाती है? पहले भी बताया गया कि वो क्या होगा? ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर। ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर है ना, ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर। ग्रीनिस्टिक, अगर हरा लकड़ी है तो वो मुड़ेगा, लेकिन अगर सूखा है तो टूट जाएगा, तो इसलिए हरा लकड़ी, ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर। ठीक है, याद करने के लिए ये सबसे अच्छा। लास्ट प्रश्न है आपका इस सीरीज का, 35 प्रश्नों का सीरीज था, है ना। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके भी बताएंगे। वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलें, क्योंकि हमेशा आपको सेवाएं हम प्रदान करते रहेंगे ऐसे ही वीडियो को ला कर, है ना। तो वह कौन सी अस्थि भंग है जिसमें खोपड़ी की हड्डी टूटकर अंदर घुस जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम आपको बताएंगे कि क्या कहा जाता है। उसको कहते हैं डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। अच्छा, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर हम कहाँ पे पाते हैं? डिप्रेस्ड फ्रैक्चर हम, अच्छा, डिप्रेशन होता है शरीर में, डिप्रेशन कहाँ पे? माथे पे होता है ना। डिप्रेस्ड
फ्रैक्चर, है ना। डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, डिप्रेस्ड फ्रैक्चर कहाँ पे होता है? खोपड़ी में, है ना। खोपड़ी में क्या होता है? डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। डिप्रेशन कहाँ होता है? खोपड़ी में, है। कहोगे ना सर दर्द कर रहा है, तो जब डिप्रेशन होगा तो खोपड़ी में होगा, और जो डिप्रेस फ्रैक्चर होता है ना वो कहाँ होता है? खोपड़ी में। और लास्ट में एक प्रश्न आपको और भी बताता हूँ। जो घाव होते हैं ना वो कितने प्रकार के होते हैं? तो घाव जो होते हैं, है ना, जो घाव होते हैं, घाव, है ना, घाव होते हैं कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के घाव होते हैं। और डिप्रेस्ड फ्रैक्चर आप लोग समझ गए कि डिप्रेस्ड फ्रैक्चर कहाँ पे होता है? खोपड़ी में होता है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। धन्यवाद।